जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीवी पे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले बताया था कि इस YouTube चैनल यानी कि विनय यूपीवी पे आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई व अन्य सभी भर्तियों से रिलेटेड सिर्फ न्यूज या जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि आप लोगों के लिए कुछ पढ़ा होने वाला। और वो था हमारा हिंदी का सुपर फास्ट रिवीजन बैच। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, आप लोगों के लिए हिंदी का सुपर फास्ट रिवीजन बैच मैंने लॉन्च कर दिया है और उसे मैं ही पढ़ाऊंगा, A to Z पूरा पढ़ाऊंगा। और इसमें आप लोगों को रिवीजन के तौर पे वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती है। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आज की जो मेरी क्लास है वर्णमाला की, उसको देख के आप लोगों को ये कंफर्म पता चल भी जाएगा कि इसके बाद आपको कुछ और पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी पहली क्लास। हमारी आज की जो पहली क्लास है वो है वर्णमाला। इसमें हम आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दें कि एक दिन में हम एक पूरी चैप्टर को समाप्त करेंगे। एक क्लास में हम एक पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे और दूसरे दिन दूसरा चैप्टर। आपका जो ये बैच है नियर अबाउट 25 से 30 दिन में, यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर आपकी पूरी ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में वोकैब्स या जो अन्य चीज़ें बचती हैं हिंदी की, उनके लिए मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी की क्लासेस मैं खुद लेता रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वर्णमाला, शुरुआत वर्णमाला की परिभाषा इसे कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी परिभाषाएं नहीं रटाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कंसेप्ट, ट्रिक्स, जिससे आप क्वेश्चंस को देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करें। परिभाषाएं रटने से कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। तो वर्णमाला, वर्णमाला को हम क्या समझ सकते हैं? सीधा सा अगर कोई पूछे वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला वर्णों का सुव्यवस्थित समूह। बस जैसे नॉर्मली लिख के दे दिया जाए का चा टा ता पा ना सा खा जा, ऐसे करके कुछ भी लिख के दे दिया जाए तो क्या वो वर्णमाला हो जाएगी? नहीं, वो वर्णमाला नहीं होगी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्ण होंगे, वर्णों का समूह हो जाएगा। लेकिन वो सुव्यवस्थित समूह नहीं है, इसीलिए हम उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वर्णमाला की परिभाषा जो है वो समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। जैसे 2 एग्जाम्पल लिखे, जैसे आ, ऐसे कुछ आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है का, एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है का चा पा खा, ऐसे ये लिख दिया गया। तो अब बताइए इसमें वर्णमाला से संबंधित कौन सा है? तो देखिए ये जो है, यहाँ पे ETC लिख देते हैं। तो देखिए ये जो है, तो यहाँ पे ये वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम है। अगर कोई हमसे पूछे ये क्या है, तो हम बता देंगे कि वर्णों के ये स्वर अक्षर हैं, मतलब। लेकिन अगर इसको कोई पूछे तो हम ये तो बता पाएंगे कि ये व्यंजन है, लेकिन वर्णों के व्यंजन है, लेकिन इनका कोई सुव्यवस्थित क्रम नहीं है, इसीलिए इसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे, इसे हम वर्ण कहेंगे। लेकिन हम इसे वर्णमाला कह सकते हैं क्योंकि ये वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वर्णमाला की परिभाषा समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कि वर्ण होते कितने हैं, टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो देखिए, मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? होते हैं 45। कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं, जिसमें से 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन। क्या? 10 स्वर 35 व्यंजन, 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक और चीज होती है, वो ये है कि लेखन के आधार पर हम इनको 52 कहते हैं। क्या? 52 कहते हैं। जैसे कि लेखन के आधार पर 52 कौन कौन से होते हैं? तो लेखन के आधार पर 52 ये हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 नए आ जाते हैं संयुक्त अक्षर। क्या? 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 होते हैं नए आपके संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्या होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ और स्र आपके संयुक्त व्यंजन है। तो आप अब स्वर और व्यंजन समझ चुके होंगे कि मतलब ये कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं स्वरों की कि स्वर क्या होते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसी के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, स्वर वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे हमको बोलना है आ, तो बस आ हो गया। हमको बोलना है ई, तो ई हो गई, ठीक है। तो
स्वर वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह होते हैं स्वर। स्वरों का एग्जाम्पल ये आपके सामने लिखा हुआ अ ई ई उ और उसके बाद हम लिख लेते हैं एक री, फिर ए, फिर ए, ओ और औ। तो ये हो गए आपके स्वर। अगर यहीं पे बात की जाए कि व्यंजन, तो देखिए व्यंजन की एक खास बात ये होती है कि वो बिना स्वर की सहायता के कभी बोले ही नहीं जा सकते। व्यंजन को अगर आपको पूरी तरह से बोलना है तो बिना स्वर की सहायता से आप नहीं बोल सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे कि प्रत्येक व्यंजन में आपको हिडन स्वर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है का, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर स्वर है, क्योंकि अगर हमको प्योर व्यंजन लिखना है तो ये ऐसा लिखा जाएगा। ये प्योर व्यंजन में का लिखा है और ये जो है यहाँ पे इसके साथ स्वर मिला हुआ है। तो इसलिए व्यंजन की अगर सीधे परिभाषा समझो या पहचान समझो जो भी है, तो वो बस इतना समझ लो कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। तो परिभाषा के तौर पे हम ऐसे लिखेंगे कि वह सभी वर्ण जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, या वह सभी वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है, उनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गई आपकी स्वर और व्यंजन की परिभाषा। अब इनको हम मतलब डिटेल में पढ़ेंगे इनके वर्गीकरण के आधार पर कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम कितने कितने प्रकार से बोल सकते हैं। उसमें होगा आपका सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब कुछ, सबके उच्चारण स्थान को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले हम व्यंजन को ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम स्वर को पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर में आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, व्यंजन में उतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम व्यंजन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्वर को पढ़ते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे आप लोग लगाइए व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन की परिभाषा मैंने आपको बता दी कि वह सभी वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या वह स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, वह व्यंजन कहलाते हैं। तो ये तो आपकी हो गई व्यंजन की परिभाषा। अब व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं, तो व्यंजन मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ के बाद ऊष्म व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन। कौन से, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद में आता है ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। क्या, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये आपका व्यंजन का हो गया प्रकार। अब इस स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यानी टोटल 25 वर्ण होते हैं। कितने, टोटल 25 वर्ण क वर्ग से लेके आपके होते हैं प वर्ग तक, ठीक है। इसी में आपका ढ़ा और ढा भी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। क वर्ग से लेके प वर्ग, यानी कि क वर्ग में क्या होता है, क ख ग घ अंगा, और फिर उसके बाद आता है च वर्ग, च छ ज झ इया, फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ अणा, और उसके बाद त वर्ग, त थ द ध न, और फिर पा वर्ग यानी कि प फ ब भ म। तो टोटल ये आपके हो गए 25 वर्ण। तो इसमें कितने होते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने से, क वर्ग से लेके, कहाँ से, क वर्ग से पा वर्ग तक, क वर्ग से पा वर्ग तक ये होते हैं। अब इनकी एक और खास बात होती है, अगर पूछ लिया कि अघोष कौन होता है, सघोष कौन होता है, अल्पप्राण और महाप्राण, तो सीधा शॉर्टकट में सिंपल एक फार्मूला समझ लीजिए कि इनका जो, जैसे चलिए एक में लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद का आप समझ जाइएगा। जैसे क, ख, ग, घ और अंगा, ऐसे लिख दिया गया। अब इसमें पूछ लिया कि सघोष कौन है, अघोष कौन है, अल्पप्राण कौन है और महाप्राण कौन है। 5 आपके सामने व्यंजन लिखे हुए हैं, 5 आपके सामने स्पर्श व्यंजन लिखे हुए हैं, और इसमें पूछ लिया कि अघोष क्या है, सघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है। तो आप कैसे बताएंगे, तो देखिए अघोष, सघोष और अल्पप्राण महाप्राण के लिए सीधा सिंपल सा एक ट्रिक होता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसका जो पहला और दूसरा होता है, पहला और दूसरा, इस लाइन में पहला और दूसरा जो होगा ये आपका हो जाएगा अघोष, और इसके बाद के सभी हो जाएंगे सघोष। क्या, ये हो गया आपके अघोष, पहला और दूसरा।
किसी भी वर्ग में, किसी भी स्पर्श व्यंजन में जितने आपके स्पर्श व्यंजन हैं उनकी सीरीज में जो पहला और दूसरा, यानी कि ये जो है ये आपके क्या है, अघोष भैया है। अघोष का मतलब ये होता है कि जिनको बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, स्वर तंत्र यानी कि गला है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ये हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं इनमें कंपन कम होता है। स्वर तंत्रियों में जब कंपन कम होता है तो उन्हें हम कहते हैं अघोष, ठीक है। और जब जिन वर्णों को बोलने में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं इनमें कंपन ज़्यादा होता है यानी कि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है तो उन्हें हम कहते हैं सघोष। जैसे कि क ख हम नॉर्मली बोल सकते हैं, लेकिन जब हमको गा बोलना पड़ेगा तो जैसे कि ग, तो हमारे यहाँ गले के अंदर बहुत तेजी से वाइब्रेशन होता है। घा बोलेंगे तो और तेजी से वाइब्रेशन, और फिर अंगा तो यहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये हो जाएंगे आपके सघोष। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग जितने स्पर्श व्यंजन यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें सभी सघोष और अघोष को आप देखते ही पहचान लेंगे। जैसे पूछ लिया गया कि इया कौन सा वर्ड है, सघोष है कि अघोष है, तो आप सीधे बोल देंगे कि इया सघोष है, क्योंकि वो लास्ट में 5वें नंबर पे आता है। ऐसे पूछ लिया कि जा क्या है, जैसे पूछ लिया गया कि जा ये क्या है, सघोष या घोष है, तो तुरंत आप बता देंगे कि च छ ज यानी कि ये सघोष है। अगर पूछ लिया कि चा क्या है, तो चा तुरंत बोल देंगे ये अघोष है, ठीक है। तो ये सघोष और अघोष आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम पूछ लें आपसे इसमें कि इसमें अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण। तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण के लिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि प्राण, तो प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है। प्राण का मतलब वायु का मतलब हवा, ठीक है, वायु का मतलब हवा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिन वर्णों को या जिन व्यंजनों को बोलने में, जिन वर्णों या जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुंह से हवा की मात्रा जो है वो कम निकलती है वो अल्प प्राण होते हैं, और जिनको बोलने में हमारे मुंह से जो हवा की मात्रा ज़्यादा निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। बस इतना याद रखना, और इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे याद करने की, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा दिमाग लगाते हुए पढ़ते रहो, एकदम मस्त मज़ा आएगा, ठीक है। तो जैसे अब ये तो हो गई परिभाषा की बात कि जिनको बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है वो होते हैं महाप्राण, जिनको बोलने में कम हवा निकलती है वो होते हैं अल्पप्राण। अब यार तुम एग्जाम हॉल में बैठ के बोल के हवा थोड़ी ना निकालोगे, अब हवा निकालोगे तो हवा निकल जाएगी, तो वो कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना। एक सीरीज लिखिए, इसमें का जो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि सीरीज का पहला, तीसरा, पांचवा जो होते हैं ये सीधे होते हैं अल्पप्राण। जैसे कि क ग अंग, ऐसे ये हो गए हमारे अल्पप्राण भैया, यानी कि छोटे वाले अल्पप्राणी हो गए, ठीक है। और उसके बाद अब पूछा है महाप्राण, तो इसमें बच्चे कितने, दो ही बच्चे हैं, कौन से, चौथा और दूसरा, दूसरा बच्चा, ये आपके हो जाएंगे महाप्राण। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और अब अगर ये तो हमने आपको पढ़ा दिया क वर्ग, अगर यहीं पे आ जाए च वर्ग, तो च वर्ग भी ऐसे ही, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा हो गया आपका अल्पप्राण, दूसरा चौथा हो गया महाप्राण। अगर पूछ ले अघोष तो पहला, दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। बस फिनिश। तो ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। अब हम बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। चलिए इसको भी बताते हैं, बहुत मस्त एकदम सिंपल है। देखिए अंतस्थ व्यंजन, सबसे पहले तो ये हम जान लें कि हमारे अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से। तो ठीक है, हमारे जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो हैं एकदम चाठो, य, र, ल, वा, सीधा सा है। देखिए स्पर्श के बाद जो शुरू होंगे, जैसे पाफा बाबा, माँ के बाद में क्या आता है, या, र, ल, वा, और या, र, ल, वा जो है वही आपके अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि उनको बोलने में हमारे अंदर से, इधर से आवाज आती, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से, या, र, ल और वा, ठीक है। या, र, ल, वा आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अब इन्हीं में से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अंतस्थ व्यंजन आपके हैं ये अल्पप्राण है, महाप्राण है, सघोष है, अघोष है, क्या है, तो आप क्या बताएंगे। आप सीधा सा कुछ नहीं करना है, बस इतना इनको मान के चलो, जितने अंतस्थ व्यंजन हैं ये सभी सघोष हैं। क्या है, ये सभी सघोष हैं। अंतस्थ व्यंजन सभी सघोष हैं और अल्पप्राण हैं, क्योंकि इनको बोलने के लिए हमारे मुंह से जो हवा है वो कम आती है। लेकिन अब हवा वहां पे याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, जितनी अंतस्थ व्यंजन सब अल्पप्राण और सब सघोष, सब सघोष सब अल्पप्राण। तो इनके लिए एक लाइन, एक कॉमन लाइन, क्या, ये है सघोष और अल्पप्राण।
बस इतना याद रखना, सघोष और अल्प प्राण है, सभी अंतस्थ व्यंजन आपके सघोष और अल्प प्राण है। ठीक है, अब अगर इनका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए, भाई पूछा ही जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, तो वो क्या बताएंगे, या इनके बारे में कुछ और चीजें, जैसे कि आपका जो रा है, रा को क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आए कि लुंठित वर्ण कौन है तो आप बताएंगे रा, इसको क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। आपका जो या है, या तो या को आप क्या बोलेंगे, या और वा जो है ये अर्ध स्वर है, या और वा आपके अर्ध स्वर है, क्या है, अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है, या वह आपके अर्ध स्वर है। और जो ला है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन है। कैसे, क्योंकि जब हम ला बोलते हैं तो हमारे इधर इस साइड से दोनों तरफ से हवा निकलती है और जो जीभ है वो जाके तालू में टकरा जाती है। ठीक है, जीभ तालू में टकराती है, जैसे बोले ला तो इधर से हवा निकलेगी, इधर से निकलेगी, लेकिन जीभ जो है वो हमारी तालू में टच करती है, इसे हम कहते हैं, इसीलिए ला को कहते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। तो ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि पार्श्विक व्यंजन कौन है, सीधे आंख बंद करते मार देना है ला पे। ठीक है, अगर पूछे कि लुंठित वर्ण कौन है तो सीधे रा पे। अर्धस्वर कौन होते हैं, या और वाह होते हैं। तो ये आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन। उम्मीद करता हूं आप लोग अंतस्थ व्यंजन अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो या रा ला वा के बाद में क्या आता है, स और हा, यही चार आते हैं ना, स और हा, यही चार आते हैं। तो चलिए अब जाहिर सी बात है उस व्यंजन यही हो जाएंगे। परिभाषा अगर पूछ ली जाए तो उस व्यंजन की परिभाषा बस सिंपल सी होती है, जिन वर्णों को या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती, जैसे बोलो स, तो जैसे घर्षण करके जब हवा आती मेरे मुंह से, मतलब मुंह के अंदर एक घर्षण होता है, ठीक है, हवा के बीच में, और फिर वो जब हवा बाहर आती है तो गर्म होती है। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक है पहचानने का और समझने का भी। ठीक है, तो बस वही हो गए आपके। ठीक है, उष्म व्यंजन, उष्म का मतलब भी होता है गर्म। ठीक है, उष्म का मतलब भी गर्म होता है, उष्ण का मतलब भी गर्म होता है, और वैसे ये व्यंजन भी है। ठीक है, तो बस हो गया आपके स हा। तो चलिए अब स हा को भी पढ़ लेते हैं, क्या सा और जो हा है इसको भी पढ़ लेते हैं। ये है आपका उष्ण, स और हा। ठीक है, तो अगर इन चारों के बारे में पूछ लिया जाए कि ये अघोष है, सघोष है, महाप्राण है, अल्पप्राण है, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो देखिए इनके बारे में बस एक चीज ध्यान रखना, जो हा है, इन हा वाले भैया को छोड़ के बाकी सभी जो हैं ये अघोष हैं और महाप्राण हैं। क्यों, सा मतलब जब भी हम बोलते हैं यहाँ पे कंपन ज्यादा होता है, कंपन ज्यादा होगा मतलब महाप्राण होंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हो गए सभी महाप्राण, महाप्राण और साथ में क्या हो गए, अघोष हो गए, महाप्राण और साथ में हो गए अघोष। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या, महाप्राण और अघोष, महाप्राण और अघोष। अब ये हम जो हा वाले भैया हैं इनको हम क्या अलग कर दिए, इनका क्या सीन है, तो इनका कुछ सीन नहीं है, बस महाप्राण तो ये भी है, क्या, महाप्राण तो ये भी हैं। अब डिफरेंस क्या आता है, ये जो बाकी के तीन लोग जो हैं ये सभी लोग हैं क्या, अघोष हैं, तो ये अगर अलग हैं तो ये सघोष हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। बस इतना ही सा डिफरेंस था। हा जो है वो आपका सघोष और महाप्राण है, स यानी कि तीनों सा आपके जो हैं वो अघोष हैं, तीनों सा अघोष हैं, महाप्राण है। ये हा जो है ये सघोष है और महाप्राण है, तो ये आपके कंप्लीट हो गए अंतस्थ व्यंजन, सॉरी उष्ण व्यंजन। इसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप सभी लोग जानते हैं, क्या है, छ, ज्ञ और स्रा। ये किन्हीं दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जैसे छ और त्रा जो है तो ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है, त्रा है ये भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है, ज्ञ है ये भी दो व्यंजनों से मिलकर बना, तो ये आपके छ, ज्ञ हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या है कि स्वरों की। देखिए ये व्यंजन थे, व्यंजन आपके खत्म हुए, अब हम लोग स्वर पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए स्वरों में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जितने भी स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। क्या जितने भी स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। उसके बाद स्वरों को हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने व्यंजनों को वर्गीकृत किया था किसमें, स्पर्श व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, उस व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में। तो वैसे हम स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं ये पढ़ेंगे, लेकिन उसके सबसे पहले उनका जो उच्चारण स्थान है वो। तो देखिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो हम कई भागों में पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो आ है और प्लस आ है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, वो है कंठ। यानी कि जब हम बोलते हैं आ तो ये होता है कंठ से आवाज निकलती है, तो ये होता है कंठ। उच्चारण स्थान इनका कंठ है। यहीं पे अगर हम जब ई और ई की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हम बोलेंगे इसे ई तो हमारी जीभ क्या है, ऐसे घूम के सीधे तालू पे लगती है। ये जो हमारा अंदर तालू होता है यहाँ पे लगती है, तो जिसे हम बोलेंगे क्या, ई और ई। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये है हमारा तालु। ठीक है, उच्चारण स्थान तालु है। इसी के साथ अगर हम पढ़े ऊ, तो देखिए जब हम ऊ बोलते हैं तो हमारा जो होठ है, होठों पे मूवमेंट आता है ना, होठ हमारा गोल हो जा रहा है। तो ठीक है, तो फिर ऊ और ऊ ये हमारे होते हैं ओष्ठ। कहाँ से, ओष्ठ से। ये उच्चारण स्थान इनका कहाँ से, ओष्ठ। जरा एक बार के लिए अपना अगर हम ओठ ऐसे दोनों बंद कर लें तो क्या हम ऊ बोल पाएंगे, प्रैक्टिस करना, नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो बस यही है, ऊ जो है ये ओष्ठ से आता है। अब बात आती है कि आ ई ऊ तो समझ आया, फिर री कहाँ से बोलेंगे, जैसे रीढ़, रीढ़ जिसे आप लोग बोलते हैं ये वाला, क्या ये, इसको कहाँ से बोलेंगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं मूर्धा से। कहाँ से, मूर्धा से। क्या, मूर्धा। तो हमारा स्वरों का जो ये था उसको क्या बोलते, उच्चारण स्थान। आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद अब आता है ए ओ ओ, क्योंकि उसके बाद अंग आह जो है वो अनुनासिक है, उन्हें अनुनासिक और अनुस्वार है, उन्हें आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, तो ए और ए जो है, ए और ए को हम बोलते हैं कहाँ से, कंठ और तालु। कहाँ से, कंठ और तालु। अगर पेपर में कंठ और तालव्य पे लिखा आ जाए तो समझ जाएगा कि यहाँ पे ये बात तालु की कर रहा है। ठीक है, कहा है कि तालु की कर रहा है। तो ए और ए कहाँ से, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य से। ओ और औ। अब इसे आप लोग बताओ कहाँ से इसे बोलेंगे, ओ और औ को कहाँ से, ओ ओ कहाँ से मूवमेंट हो रहा है, एक तो गले से, दूसरा होठों से, गले से और होठों से। तो कैसे लिखेंगे, कंठ और ओष्ठ। क्या, कंठ और ओष्ठ। लेकिन अगर लिखा हो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, कंठोष्ठ भी इसी को ही कहते हैं। भाई दोनों को मिला दिया गया, संधि कर दी गई तो बस कंठोष्ठ हो गया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ये रहा हमारे सभी स्वरों का उच्चारण स्थान। अंग आ जो है ये अनुनासिक और अनुस्वार है, इनको हम बाद में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो स्वर हैं इनका वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, स्वर है इनका वर्गीकरण। देखिए मेहनत करके पढ़ लो आप लोग। देखिए आप सभी लोग हमारे या तो छोटे या बड़े भाई बहन हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ये जो समाज है बहुत इसकी सोच अलग तरीके की है। बस आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कट ऑफ से आपका 1 नंबर ज़्यादा आएगा, सिर्फ 1 नंबर, तो वो लोग आपके प्रति ऐसी धारणा बना के रखेंगे कि नहीं ये लड़का बहुत सिंसियर था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था, सब कुछ मतलब हर चीज़ आपके अंदर उन्हें पॉजिटिव ही नज़र आएगी। और कहीं गलती से सिर्फ आधा नंबर कट ऑफ से आपका कम पड़ गया तो आपसे बड़ा नल्ला कोई है ही नहीं उनकी नज़र में। इतने इतने लांछन लगा देंगे आपके ऊपर कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये वही लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो बस आपके पास अभी सिर्फ एक मौका है पढ़ाई का। आप लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए और सबको सबकी भाषा में जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए बेसिकली स्वरों को हम 7 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब वो 7 प्रकार कैसे हैं, जैसे कि उच्चारण के स्थान, उच्चारण के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे, ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पे, मुख द्वार खुलने के आधार पे, ओठों की स्थिति के आधार पे, हवा के नाक व मुंह यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक, मैंने कहा था ना बताऊंगा। तो हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पे, घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे। ठीक है, घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे। तो चलिए एक एक करके इन सभी चीजों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उच्चारण के आधार पे, कहा है कि उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे चलिए यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, क्या, उच्चारण,
उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखिए, उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मैं इनकी पहचान आपको बताऊंगा एक बात, दूसरी बात इनकी परिभाषा में मौखिक बताऊंगा, एग्जाम्पल में लिख के बताऊंगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ऐसे कौन कौन से? ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और उसके बाद में प्लुत। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ये प्लुत स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? जिनको बोलने के लिए हमको कम समय लगता है। ऐसे स्वर, ऐसे सभी स्वर जिनको बोलने के लिए हमें कम से कम समय लगता है, ऐसे अ, इ, उ, ऐसे जो स्वर हैं ये सभी ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या सब कहलाते हैं? ये सभी ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कहलाते हैं ये सभी। क्या? अ, ई, उ, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात आ जाए दीर्घ स्वर की, तो वह सभी स्वर जिनको बोलने के लिए हमें ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है। क्या? ह्रस्व स्वर का दोगुना समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ये सभी हैं दीर्घ स्वर। लेकिन अगर यहीं पे बात आ जाए काहे की? प्लुत स्वर की, कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं, तो वह सभी स्वर जिनको बोलने के लिए हमें ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय या उससे ज्यादा समय लगता है, उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे कि आप सभी लोगों ने रामचरितमानस में कुछ वर्ड लिखे देखे होंगे, जैसे कि कहीं कहीं पे लिखा होता था राम, ऐसे ऐसे करके लिखा होता था, ऐसे, या ओ, ऐसे लिखा होता था। तो ये वाला जो वर्ण है, ये वाले जो वर्ण है, इन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। हालांकि अब ये लगभग विलुप्त से हो चुके हैं। नाम इनका प्लुप्त है, लेकिन ये हो चुके हैं विलुप्त, क्योंकि अब ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। पहले देखने को मिलते थे, लेकिन अब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए, ये आपका हो गया उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर दूसरा होगा जीभ के प्रयोग के आधार पर। क्या है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर आप लोग चाहें तो इसको नोट करते हुए अपना नोट्स बना लें, क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तो ये सबसे ज्यादा आपके काम आएगा, क्योंकि ये बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद उनका निचोड़ निकाल के बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, आपके ये काम ही आएगा, ठीक है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर, क्या है कि जीभ के प्रयोग के आधार, जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। अब अग्र स्वर कौन से होते हैं? तो वह सभी स्वर जिनको बोलने के लिए हमें जीभ के अगले भाग की सहायता लेनी पड़ती, या जीभ के अगले भाग की सहायता से बोले जाते हैं, उन सभी स्वरों को अग्र स्वर कहा जाता है। क्या? अग्र स्वर कहा जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं ई, ए, ई, ए, ई, ए, जैसे कि ई, ए और ए, ये सभी अग्र स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। अब मध्य स्वर क्या होता है? तो मध्य स्वर होता है आ, ठीक है, आ मध्य स्वर है, आ मध्य स्वर है। अब अगर बात करें पश्च स्वर, तो वह सभी स्वर जिनको बोलने के लिए हमें जीभ के पिछले भाग की सहायता लेनी, किसकी? जीभ के पिछले भाग की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें कहते हैं हम पश्च स्वर। क्या कहते हैं? पश्च स्वर। जैसे कि आ, उ और औ, ये आपके सभी पश्च स्वर हो गए। तो स्वरों के हमने 2 प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से? उच्चारण के आधार पे और उसके बाद में जीभ के प्रयोग के आधार पे। अब हम तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा प्रकार हमारा होगा मुख द्वार खुलने के आधार पे। कौन सा? मुख द्वार खुलने के आधार पे। देखिए, ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाद आपको कोई दूसरी क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी। आई गारंटी, इसके बाद आपको कोई दूसरी क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी वर्णमाला के लिए, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा प्रकार होगा मुख द्वार खुलने के आधार पर। क्या? मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर।
मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो इसमें कितने प्रकार होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन से? विव्रत, विव्रत, अर्धव्रत, समव्रत और अर्धसमव्रत। 4 प्रकार के। विव्रत कौन से होते हैं? वह सभी स्वर जिनको बोलने के लिए मुख को पूरा खोलना पड़ता है। क्या? मुख को पूरा खोलना पड़ता है। विव्रत का मतलब ओपन होता है, इंग्लिश में ओपन। तो ओपन मतलब खुला हुआ, ठीक है। तो वे सभी स्वर जिनको बोलने के लिए मुख को पूरा खोलना पड़ता है वो विव्रत स्वर कहलाते हैं। क्या? विव्रत स्वर कहलाते हैं, विव्रत स्वर कहलाते हैं। और ये होते कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं आ। क्या होते हैं? आ, ठीक है। आ ये आपके होते हैं विव्रत स्वर। क्या होते हैं? ये आपके विव्रत स्वर होते हैं। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला आ होता है, ठीक है। अब अगर बात आ जाए कि अर्ध विव्रत, यानी कि ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए मुख को आधा खोलना पड़ता है। क्या? अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। ऐसे सभी स्वर जिनको बोलने के लिए मुख को आधा खोलना पड़ता है उन्हें अर्ध विव्रत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आ, ए, ओ, औ। क्या? आ, ए, ओ और आ, ठीक है। आ, ए, ओ और आ, ये होते हैं आपके अर्धविव्रत। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी? अर्ध समव्रत की, और उसके बाद समव्रत, क्योंकि टोटल 4 प्रकार होते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तो अर्ध समव्रत, अर्ध समव्रत और समव्रत। अर्धसमव्रत वह स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए मुख को आधा बंद रखना पड़ता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए मुख को आधा बंद रखना पड़ता है उन्हें कहते हैं अर्धसमव्रत। और समव्रत वह होते हैं जिनको बोलने के लिए मुख को पूरा बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि अर्धसमव्रत होते हैं मुख आधा बंद रहता है, जैसे कि ए और ओ। क्या? ए और ओ, ए और ओ, ए और ओ। ए और ओ जो है ये आपके होते हैं अर्ध समव्रत। यहाँ पे औ लिखा है, यहाँ पे औ लिखा है, ये आपका होता है अर्ध विव्रत होता है। और समव्रत जो होते हैं जिनको बोलने के लिए मुख को पूरा बंद करना पड़ता है वो होते हैं आपके समव्रत। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके ई, उसके बाद में ऊ, ठीक है। ई, ऊ। तो ये आपके हो गए मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। इसके बाद बस आपके 3 छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, बस उसके बाद आपका ये जो वर्णमाला वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। तो चलिए वो देखते हैं वो कौन से हैं। अगला जो हमारा प्रकार है वो है ओठों की स्थिति के आधार पर। क्या? ओठों की स्थिति के आधार पर। चौथा टाइप जो है वो है ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर। ये होते हैं आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। वृत्तमुखी वह होते हैं जिनको बोलने के लिए मुंह जो है, मुंह का आकार वो पूरा गोल हो जाता है। और आवृत्तमुखी वह होते हैं जिनको बोलने के लिए जो मुख है वो गोलाकार नहीं होता है। बस ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। ये होते हैं 2 प्रकार इसके, ठीक है। आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अब आवृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आ, ई और ए और ए, बस। क्योंकि इनको बोलने में कहीं पर भी आपको जो मुंह है, मुंह को गोल करना नहीं पड़ता होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें ऊ की, तो इनको बोलने के लिए आपको मुंह जो है, मुंह को गोल करना पड़ता है। यहाँ पे बात करें ओ की, औ की, और एक और वर्ण होता है औ, इसकी बात करें तो यहाँ पे इनको बोलने के लिए आपको मुंह को जो है गोल करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया ओठों की स्थिति के आधार पे। अब हम जो पढ़ेंगे 5वां प्रकार। 5वां प्रकार आपका है अनुनासिक या निरानासिक, यानी कि जिनको बोलने के लिए केवल हमारे मुख से हवा निकलती, उन्हें हम कहते हैं निरानुनासिक। क्या? निरानुनासिक या मौखिक।
मौखिक स्वर कहते हैं। जिनको बोलने के लिए सिर्फ हमारे मुख से हवा निकलती उन्हें निरानुनासिक या फिर मौखिक स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने के लिए हमारे नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं हम अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? वह होते हैं अंग और आह। अंग और आह होते हैं अनुनासिक। अब उसके बाद हम बात करें घोषत्व। घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। क्या? प्राणत्व के आधार पर। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक चीज समझ लो, जितने स्वर A to Z 13 के 13 स्वर जो हैं वो सभी के सभी क्या हैं? वो हैं सघोष। क्या हैं? ये सभी स्वर हैं सघोष। सघोष है, सारे स्वर सघोष हैं। अगर हम बात करें प्राणत्व की तो सभी के सभी जितने स्वर हैं वो सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। क्या हैं? अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता अभी कुछ और बचा होगा। हाँ, जो अयोगवाह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो अंग और आह हैं इन्हें ही अयोगवाह कहा जाता है। क्या? अयोगवाह जो है, अयोगवाह वो आपका है अंग और आह। ठीक है, ये आपका अयोगवाह है। ठीक है, और एक और होते हैं द्विगुण व्यंजक। द्विगुण व्यंजक आप लोग समझ रहे हैं ना? तो द्विगुण व्यंजक जो होते हैं वो आपके हैं ड़ा और ढा। क्या? ड़ा और ढा, ये आपके द्विगुण व्यंजक हैं। क्या है? द्विगुण व्यंजक हैं। ये आपके ट वर्ग में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? ट वर्ग में आते हैं। ये आपके द्विगुण वर्ण है, द्विगुण व्यंजन है या द्विगुण वर्ण है। तो दोस्तों ये हमारी रही आज की क्लास, वर्णमाला की क्लास। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। चलिए 2-4 हम एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग इसमें कंफर्म हो जाए। जैसे कि अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप लोग जान रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि वर्ण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। अगर पूछ लिया जाए ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? मतलब ए और ए जो है वो कैसे वर्ण है उच्चारण के आधार पे, तो आप क्या बोलेंगे? कंठ और तालव्य। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाना, कोई भी बुक उठाना, कोई भी ऑथेंटिक एक्सरसाइज उठाना और आराम से करना। उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।